हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। तो अब हम लोग देखते हैं पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, मौर्य वंश के पतन के बाद सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन में यानी साउथ इंडिया में मौर्य वंश के बाद बहुत सारे दूसरे शासक का रूल चलने लगा, जैसे कि शुंगाज, कन्वाज और सतवाहनाज। ठीक है, मतलब शुंग वंश, कन्व वंश और सतवाहन। शुंग वंश की बात करें तो मौर्य वंश का जो लास्ट राजा था बृहद्रथ, उनके ही आर्मी के कमांडर इन चीफ हुआ करते थे पुष्यमित्र शुंगा, जिसने कि अपने ही राजा बृहद्रथ का हत्या कर दिया और उसके बाद खुद राजा बन गए और शुंग वंश की स्थापना करी 185 बीसी में। पुष्यमित्र शुंगा को चेदी साम्राज्य के संस्थापक खारवेल के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा। पुष्यमित्र शुंगा का और विदर्भ के राजा यज्ञसेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट था, यानी झगड़ा था। ये बात कालिदास द्वारा लिखी गई ड्रामा मालविका अग्निमित्रम में मेंशन्ड है। पुष्यमित्र शुंगा ने 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करा था, एक बार सिंहासन पर बैठने के बाद और दूसरी बार ग्रीक्स को हराने के बाद। बौद्ध धर्म के प्रति उनका बहुत ही क्रूएल एटीट्यूड रहा, यानी बौद्ध भिक्षुओं के साथ उनका बड़ा ही क्रूर व्यवहार था। ये बात दिव्यवादन में मेंशन्ड है। पुष्यमित्र के 2 मिलिट्री अचीवमेंट्स रहे। पहला, उन्होंने 2 बार ग्रीक्स को खदेड़ भगाया और दूसरा कॉन्क्वेस्ट ओवर विदर्भ क्षेत्र पर फतेह हासिल की। ग्रीक्स का जो पहला अटैक था वो डिमेट्रियस के अध्यक्षता में था और दूसरा अटैक मिनांडर के अध्यक्षता में था। शुंगास वास्तविक में ब्राह्मण्स थे जो कि भारद्वाज गोत्र से बिलोंग करते थे। पुष्यमित्र शुंगा के उत्तराधिकारी उनके बेटे अग्निमित्र थे और यही अग्निमित्र कालिदास के ड्रामा के हीरो भी थे। मालविका अग्निमित्र के हीरो भी पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र थे। पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य लिखा था। अग्निमित्र के बेटे थे वासुमित्र। वासुमित्र के बाद वज्रमित्र सिंहासन पर आए। उसके बाद राजा भागवत या भागभद्र, जिनके बारे में बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, ये शुंग वंश को आगे बढ़ाया। इन्हीं के कोर्ट में ग्रीक एम्बेसडर हीलियोडोरस भी प्रेजेंट थे। लास्ट शुंगा रूलर थे देवभूति। देवभूति को उन्हीं के ब्राह्मण मिनिस्टर वासुदेव ने सिंहासन से हटाकर खुद सिंहासन हथिया लिया और नए वंश की शुरुआत करी, जिसका नाम था कनु वंश। ठीक है, क्लियर है? यहाँ देख रहे हैं कि हर्षचरिता के अकॉर्डिंग देवभूति, जो कि लास्ट शासक थे शुंग वंश के, उन्हें उन्हीं के मिनिस्टर वासुदेव ने हत्या कर दिया और उन्होंने अपना नया वंश कन्वा डायनेस्टी का शुरुआत कर लिया। कन्व वंश में वासुदेव संस्थापक थे, उनके बाद आए भूमिमित्र, उनके बाद नारायण और सबसे लास्ट कन्वा रूलर थे सुशर्मन। ठीक है, इनके बारे में डिटेल्स हमें नहीं जानना है, बस नाम याद रख लें, वही काफी है। अब जो लास्ट रूलर थे सुशर्मन, उन्हें सिंहासन से हटाने वाले थे आंध्राज। कौन थे ये आंध्राज? आइए देखते हैं। आंध्राज को सतवाहंस भी कहते हैं। ठीक है, तो मौर्य वंश के बाद
डेक्कन यानी साउथ इंडिया में सतवाहन वंश आ पहुंचे। इन्हें सतकर्णी, सतवाहन या आंध्राज इन सभी नामों से जाना जाता है। पुराण के अकॉर्डिंग सतवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक, जिन्होंने लास्ट कण्व रूलर सुशर्मन की हत्या कर दी थी और अपना नया वंश सतवाहन वंश शुरू कर लिया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर थे, आइए इनके बारे में देखते हैं। इसके पहले इंपॉर्टेंट रूलर थे श्री सतकर्णी वन। इन्होंने अपने साम्राज्य का काफी अच्छा एक्सपेंशन कर लिया था। इन्होंने पश्चिमी मालवा, नर्मदा घाटी, विदर्भ इन सभी क्षेत्रों को फतेह हासिल किया। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूया यज्ञ भी परफॉर्म करा था। नाना घाट इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सतकर्णी वन को ही दक्षिण पथ का स्वामी कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं हाला वन। इनका 5 साल का जो कार्यकाल था वो काफी प्रॉस्पेरस था। एग्जामिनेशन में इनकी लिखी गई पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। हाला ने एक बहुत ही फेमस पुस्तक कंपोज करा था जिसका नाम है गाथा सप्तशती, या इसी को 87 के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। सतवाहन वंश के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शासक थे गौतमी पुत्र सतकर्णी वन, जिनके शासनकाल में सतवाहन वंश ने काफी अच्छा पावर गेन कर लिया। इनके अचीवमेंट्स के बारे में नासिक प्रशस्ति में काफी कुछ मेंशन्ड है, जिसे खुद इन्हीं की माताजी गौतमी बालासिरी ने लिखा था। नासिक अभिलेख में ही इनको एक ब्राह्मण कहा गया है, मतलब कि ये ब्राह्मण धर्म को संरक्षण देते थे। पुलामई 4 ये लास्ट सतवाहना शासक थे। क्लियर है? अब सतवाहना वंश के बाद इनके कुछ सक्सेसर्स थे, ठीक है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम है इक्ष्वाकुस, जिन्होंने आंध्र क्षेत्र पर शासन किया कृष्णा और गोदावरी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आता है पल्लवास। इन्होंने साउथ इंडिया, मुख्य रूप से कांची का जो क्षेत्र था वहां पर शासन करा। नेक्स्ट आता है वाकाटका। ये काफी पावरफुल शासक साबित हुए विदर्भ क्षेत्र में। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सतवाहना वंश के बारे में। ठीक है, इनका शासनकाल में क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोर्ट के बारे में। सतवाहना डायनेस्टी में पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। हाँ, सही बोला, पोर्ट्स मतलब होता है बंदरगाह। बीपीएससी के पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन आया था कि सतवाहना डायनेस्टी के वेस्टर्न पोर्ट को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब था कल्याण। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ईस्टर्न पोर्ट्स के क्या क्या नाम थे। तो यहां पर जो बंदरगाह थे, ठीक है, कुछ ईस्टर्न पोर्ट्स में थे, मतलब कुछ पूर्वी क्षेत्र में थे बंदरगाह और कुछ पश्चिमी क्षेत्र में थे। तो पूर्वी क्षेत्र के जो बंदरगाह थे वो मुख्य रूप से उनके नाम थे कंटकसेला, कोडुरा, या मॉडर्न डे में उसका नाम हो गया है गुडूर। ठीक है, एलोसिंजे। ये 3 पोर्ट्स ईस्टर्न पार्ट में मौजूद थे। वेस्टर्न पोर्ट की बात करें तो वेस्टर्न डेक्कन में इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में कल्याण था। ठीक है, कल्याण पोर्ट।
और बॉम्बे के पास कैलिना ऑफ पेरिप्लस। ठीक है, इसके बाद पोर्ट्स के अलावा सतवाहनाज में क्या इंपॉर्टेंट है, तो सतवाहना डायनेस्टी जो है वो बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म यानी बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म दोनों को संरक्षण देता था। इसी धर्म के संबंध में कार्ले चैत्या केव्स मौजूद है वेस्टर्न डेक्कन में। चूंकि वो लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, इसीलिए उन्होंने अमरावती और नागार्जुना कोंडा में जो स्तूप मौजूद हैं उन पर भी विशेष ध्यान दिया। सतवाहना डायनेस्टी के मिले अभिलेखों से दो टर्म कटक और स्कंदवारा इनके मिलिट्री कैरेक्टर के बारे में बताते हैं कि इनके शासक मिलिट्री आर्मी यूज करते थे। उसके बाद सतवाहना ने लैंड डोनेट करने का प्रैक्टिस शुरू करा था। ब्राह्मण्स और बौद्ध भिक्षुओं को जमीन दान में देते थे। सतवाहनास का ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत था। उनके सभी अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखी जाती थी। सिर्फ यही नहीं, उनके शासन के दौरान चांदी के सिक्के, तांबा के सिक्के, जिसको कारसपन्स के नाम से जानते थे, ये काफी प्रचलन में था इनके शासन के दौरान। सिर्फ यही नहीं बल्कि लेड के कॉइन्स भी वे काफी अच्छे अमाउंट में इशू करते थे। इसी वंश से जुड़े थे फेमस पोएट गुंडया, जिन्होंने बृहत कथा लिखी थी प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट देखते हैं चेदी या चेटीज डायनेस्टी। चेदी वंश के संस्थापक थे महामेघवर्मन और महामेघवाहना के ही उत्तराधिकारी थे राजा खारवेल, जिन्होंने कलिंग पर शासन करा था। आज के डेट में देखें तो कलिंग जो है वो उड़ीसा का पार्ट हो जाएगा। खारवेल के अचीवमेंट्स के बारे में हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, जो कि भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पे मौजूद है। खारवेल जैन धर्म के फॉलोअर थे और उन्होंने जैन भिक्षुओं के लिए रेजिडेंशियल चैम्बर्स बनवाए थे, यानी रहने का स्थान बनवाया था उदयगिरी पहाड़ियों पर। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्टैक्ट्स विद सेंट्रल एशिया। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में भारत में काफी बाहर देशों से आक्रमण भी हुए और बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स भी बने सेंट्रल एशिया के देशों के साथ। तो पहला नंबर आता है इंडो ग्रीक्स का। इंडो ग्रीक्स पहले ग्रीक्स थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और अपना शासन भारत में स्थापित करा। इंडो ग्रीक्स को इंडो बैक्टीरियंस भी कहा जाता है। भारत में शुरुआती ग्रीक एक्सपेंशन जो है वो डिमेट्रियस I के द्वारा किया गया। सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक थे मिलिंद या मिनांडर। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, मतलब एक ही शासक थे जिनको मिनांडर या कहीं कहीं मिलिंद भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों ने किताब का नाम सुना होगा ना, मिलिंद पन्हो। ठीक है, किसने लिखा था बताओ जरा। वो इसी शासक के ऊपर लिखी हुई किताब है। क्लियर है।
तो उनका कैपिटल कहाँ था? शकाल, जो कि मॉडर्न डे में सियालकोट है पंजाब में, ठीक है। तो वही राजधानी हुआ करती थी किंग मिनांडर और किंग मिलिंद की। क्लियर है? अब किंग मिनांडर जो थे वो बाद में बौद्ध धर्म अपना लिए। बौद्ध भिक्षु नागार्जुन उर्फ नागसेन के कहने पर राजा मिलिंद ने नागसेना से बहुत सारे प्रश्न पूछे बौद्ध धर्म के बारे में। ये सभी प्रश्न और नागार्जुन के आंसर्स, ये सभी एक किताब में संकलित है, जिस किताब का नाम है मिलिंद पन्हो और द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। ठीक है, क्लियर है? तो जो क्वेश्चन अभी मैंने आपसे पूछा था, इसका जवाब मिल गया कि मिलिंद पन्हो किसके द्वारा लिखा गया था? तो नागसेन के द्वारा उर्फ नागार्जुन के द्वारा। क्लियर है? और ये जो किताब है इसमें मिलिंद के प्रश्न और नागार्जुन के आंसर्स का संकलन मौजूद है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीक इन्वेजन। ठीक है, मतलब ग्रीक्स के आक्रमण का क्या महत्व था? तो सबसे पहला महत्व ये था कि ये जो इंडो ग्रीक्स थे, इन्होंने ढेर सारे कॉइन्स इशू करा। ये जो थे, ये इनफैक्ट पहले शासक थे भारत के जिन्होंने कॉइन्स इशू करा, सिक्के इशू करा। और तो और इंडो ग्रीक्स जो थे, ये पहले थे जिन्होंने भारत में सोने के सिक्के इशू करना प्रारंभ किया। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंस था कि ग्रीक क्षत्रपीज के कॉन्सेप्ट को शुरू करने वाले सबसे पहले इंडो ग्रीक्स ही थे। क्या होता है ग्रीक क्षत्रपीज? ये देखो, क्षत्रप सिस्टम का मतलब क्या है? द टाइटल क्षत्रप इज द हेलेनाइज्ड फॉर्म ऑफ ओल्ड पर्शियन विच मीन्स द प्रोटेक्टर ऑफ किंगडम। ठीक है, मतलब एक तरह से ये प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, जो कि साम्राज्य की सुरक्षा करने का एक सिस्टम था। ठीक है, मतलब प्रोटेक्टर ऑफ द किंगडम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस था, दे इंट्रोड्यूस द हेलेनिस्टिक आर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वॉज गंधारा आर्ट। ठीक है, तो इन्होंने एक हेलेनिस्टिक आर्ट फॉर्म भी इंट्रोड्यूस करा, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है गंधारा आर्ट। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। क्लियर है? इसीलिए आप लोग अगर हम पाकिस्तान या अफगानिस्तान जाएंगे तो आज के डेट में भी वहां का आर्ट और इंडिया का आर्ट में काफी डिफरेंसेस मिलेंगे, क्योंकि वहां का आर्ट जो है अभी तक जो है किससे प्रभावित है? तो वही इंडो ग्रीक आर्ट का इन्फ्लुएंस है। क्लियर? मतलब गंधारा आर्ट जो है अभी भी वहां प्रैक्टिस किया जाता है। क्लियर है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया में। क्लियर है? अब ग्रीक्स के बाद कौन आए? अब आए साकाज। ठीक है, जिनको साइथियंस के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? साकाज के मुख्य रूप से 5 ब्रांचेस थे इंडिया और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में। साकाज का पहला ब्रांच था अफगानिस्तान, दूसरा ब्रांच पंजाब जिसका राजधानी तक्षशिला था, तीसरा ब्रांच मथुरा, चौथा ब्रांच पश्चिमी इंडिया, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया, और 5वां ब्रांच था अपर डेक्कन। ठीक है, मतलब दक्षिण भारत का ऊपरी वाला पोर्शन। क्लियर है? साका शासकों में सबसे प्रमुख शासक थे मेउस उर्फ मोगा, जिन्होंने ढेर सारे चांदी और तांबे के सिक्कों को इशू करा था। साका के जो शासक थे, इनको छत्रपास या महाछत्रपास इस नाम से जाना जाता था। 57-58 बीसी में एक उज्जैन राजा थे, इन्होंने साकास को हरा दिया और उन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य नाम से पुकारा।
अब इसी उज्जैन राजा ने एक एरा की शुरुआत करा जिसे विक्रम संवत कहते हैं। आज भी आप अगर कैलेंडर में देखें, ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर में, तो आपको विक्रम संवत पंचांग में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है उज्जैन का एक राजा था, ठीक है, जिसने अपने आप को विक्रमादित्य के नाम से पुकारा। इसने साकाज पर जीत हासिल की और 57 BC में विक्रम संवत की शुरुआत करी। साकाज पर अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, यादगार बनाने के लिए उन्होंने विक्रम संवत एरा का शुरुआत करा 57 BC में। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो टाइटल था विक्रमादित्य, ये इतना ज्यादा फेमस हो गया कि जब भी कोई राजा कुछ भी बड़ा अचीव करता तो वो विक्रमादित्य नाम का टाइटल अडॉप्ट कर लेता। फलस्वरूप परिणाम ये हुआ कि भारतीय इतिहास में करीब 14 विक्रमादित्य नाम के राजा हैं, जिसमें से सबसे फेमस है गुप्त वंश के चंद्रगुप्त सेकंड। क्लियर है? भारत में सबसे प्रसिद्ध रुद्रदमन 1, ठीक है, तो ये जो थे वो मोस्ट फेमस शाका रूलर थे इंडिया में। इनका साम्राज्य काफी बड़ा था। इनके बारे में एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है सुदर्शन लेक के बारे में। ठीक है, इन्होंने जो है काठियावाड़ के सुदर्शन लेक का रिपेयरिंग कराया था। क्लियर है? और इस सुदर्शन लेक की चर्चा मौर्य काल में भी प्रेजेंट है। रुद्रदमन 1 के बारे में ये कहा जाता था कि वो जो थे संस्कृत के लवर थे, संस्कृत प्रेमी थे, और उन्होंने जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन संस्कृत में ही इशू करा था। ठीक है, जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो संस्कृत में ही लिखवाया गया था रुद्रदमन 1 के द्वारा। क्लियर है? साकाज के बाद आए पार्थियंस, जो कि ईरानियन थे। पार्थियंस के बाद आए कैडफिसेस। कुजूला कैडफिसेस जो थे वो इसके संस्थापक माने जाते हैं, और ये कुइशुंग ग्रुप के चीफ थे, प्रमुख थे। कुजुला ने कोई सोने के सिक्के इशू नहीं करे, बल्कि केवल तांबे के सिक्के ही इशू करे। कुजुला कैडफिसेस के बाद उनके उत्तराधिकारी बने उनके बेटे वीमा कैडफिसेस। बीपीएससी पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते वक्त आप लोगों ने भीमा कैडफिसेस का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये वीमा कैडफिसेस जो थे वो कुजुला कैडफिसेस के बेटे थे, और वो पहले राजा थे जिन्होंने भारत में गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस करा। इनके सिक्के पर भगवान शिव का तस्वीर उनके त्रिशूल के साथ प्रेजेंट हुआ करता था, जिससे पता चलता है कि भीमा कैडफिसेस शैव भक्त थे, शिव भगवान के भक्त थे। अब देखते हैं कुषाण। कैडफिसेस के बाद कुषाण वंश आया। बहुत सारी किताबों में कुषाण के शासन का ही पार्ट था कैडफिसेस का पूरा रूल। इसीलिए कहीं कहीं आप देखे होंगे कि भीमा कैडफिसेस को कुषाण डायनेस्टी का पार्ट बताया है। दरअसल कुषाण को यूचीज और तोचारियंस भी कहा जाता था, और कुषाण के 5 क्लैंस थे, मतलब 5 गोत्र थे। ठीक है, जिसमें कि ये पूरा यूची ट्राइब डिवाइडेड था, और ये जो 5 गोत्र थे, या इसी को कहे
तो 5 ट्राइब थे। उन्हीं में से एक था क्यूशुंग, और इसी क्यूशुंग का प्रमुख यानी चीफ था कुजुला कैटफिसेस। तो एक तरह से कैटफिसेस जो था वो कुषाण का ही पार्ट था, ठीक है, मतलब उनका वो भाग था उनके शासनकाल का। कुषाण वंश का सबसे ग्रेटेस्ट शासक था कनिष्क। सबसे पावरफुल और सबसे महान राजा कनिष्क थे, जिन्होंने अपना एरा शुरू करा AD 78 में, जिसको कहा गया शाका एरा। आज के डेट में हमारा भारत सरकार शाका एरा को ही फॉलो करता है। आप लोगों ने सुना होगा और कैलेंडर में देखा भी होगा कि हमारा जो पंचांग है वो शक संवत के अनुसार चलता है, ठीक है। तो अभी कुछ देर पहले जो हमने बताया था कि उज्जैन के जो एक राजा थे जिन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य के नाम से पुकारा और उन्होंने साकाज पर फतेह हासिल की, उन्होंने अपना एक एरा शुरू करा विक्रम संवत 57 BC में। बिल्कुल उसी तर्ज पर कुषाण राजा कनिष्क ने भी अपना शाका एरा शुरू करा AD 78 में। क्लियर है? तो ये डेट याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। विक्रम संवत भी और इधर शक संवत यानी शाका एरा भी, ये दोनों BPSC के PYQ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी पूछे हुए हैं BPSC PYQ में, इसीलिए मुझे इतना डिटेल में पढ़ाना पड़ रहा है पोस्ट मॉडर्न एज को, ठीक है। लेकिन ये भी है कि एक बार पढ़ लोगे तो उसके बाद फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, उसके बाद आराम से क्वेश्चन आएगा और आप उसे सही टिक मार के आओगे। क्लियर है? अब कनिष्क की 2 राजधानियां थी। पहली राजधानी पेशावर उर्फ पुरुषपुर, ठीक है, ये उसका पुराना नाम था पुरुषपुर, और दूसरी राजधानी मथुरा, ठीक है। तो ये दोनों कनिष्क की राजधानी यानी कैपिटल्स हुआ करती थी। क्लियर है? उन्होंने कश्मीर में एक शहर भी बसाया था कनिष्कपुर के नाम से। सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोग को याद होगा बौद्ध धर्म में मैंने बताया था कि जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कश्मीर में, हाँ वही कुंडलवन में, तो वो भी किंग कनिष्क के ही नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। वो बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे, उन्होंने बुद्धिज्म को पेट्रोनेज यानी संरक्षण दिया था। क्लियर है? और इसी चौथी बौद्ध संगति में महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के उपदेशों को फाइनलाइज किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हीं के समय में बौद्ध भिक्षु अश्वघोष प्रेजेंट थे और चरक भी उन्हीं के कोर्ट में फिजिशियन के रूप में रहा करते थे। तो उनके कोर्ट में बौद्ध लेखक नागार्जुन, बौद्ध भिक्षु अश्वघोष, पार्श्व और वासुमित्र, ये सभी प्रेजेंट हुआ करते थे, ठीक है, कनिष्क के कोर्ट में। लास्ट ग्रेट कुषाण किंग थे वासुदेव, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि कुषाण वंश का कुछ महत्व क्या था, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स इस प्रकार हैं। कनिष्क ने टाइटल कैसर अडॉप्ट करा था, ठीक है। अश्वघोष माफ कीजिए, अश्वघोष प्रसिद्ध लेखक थे बुद्ध चरिता के, बुद्ध चरित, सौंदरनंद और सारीपुत्र प्रकरण, इन सभी पुस्तकों के लेखक थे बौद्ध भिक्षु अश्वघोष। बौद्ध धर्म को चाइना में इंट्रोड्यूस करने वाले थे कश्यप मतंग, जो कि कुषाण वंश से ही जुड़े हुए थे, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं,
बिहार के संदर्भ में देखें तो कुषाण वंश के शासकों ने बिहार पर भी आक्रमण किया था फर्स्ट सेंचुरी के लगभग में। भीमा कैटफिशेस ने बिहार में भी अपना शासन एक्सटेंड करा था। कनिष्क के बारे में भी ये मान्यता है कि उन्होंने पाटलिपुत्र तक अपने साम्राज्य को फैला रखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, चाइनीज और तिब्बतियन सोर्सेस से यह भी पता चलता है कि कनिष्क ने बौद्ध भिक्षु अश्वघोष को पाटलिपुत्र से ही ले गए थे। और तो और बहुत सारे सिक्के जो कि भीमा कैटफिशेस, कनिष्क और हुविष्क इन सभी के शासनकाल से बिलोंग करते हैं, वो बक्सर में पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि कुषाण वंश का बिहार के साथ कुछ तो कुछ कनेक्शंस जरूर था। हुविष्क का जो एक सिक्का है वो बोधगया में भी पाया गया है, कनिंघम के द्वारा इसे प्राप्त किया गया है, ठीक है, खुदाई के दौरान। सिर्फ इतना ही नहीं, पहली बार बिहार के चिरांद से कुषाण काल से जुड़े हुए कुछ मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स जो कि पके हुए ईंटों से बने हुए थे, उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। बहुत जगहों से कुषाण के तांबे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। कुषाण वंश से जुड़े हुए कुछ और टेराकोटा अवशेष प्राप्त हुए हैं बक्सर और चिरांद से। सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, ठीक है, आप लोग को याद होगा बीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था ये कि पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी किसने लिखा है, इसके राइटर के बारे में, ठीक है। तो इसका सही जवाब है एनोनिमस, मतलब अज्ञात, ठीक है। इसके लेखक के बारे में कोई अता पता नहीं है। तो ये पुस्तक जो है इसका मतलब होता है अ वॉयज ऑफ द रेड सी, ठीक है, मतलब लाल समुद्र की यात्रा, ठीक है। तो इसी पुस्तक के अकॉर्डिंग जो है कुछ इंडियन पोर्ट्स यानी भारतीय बंदरगाह के बारे में मेंशन्ड है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो है बीपीएससी क्वेश्चंस अक्सर पूछती है, ठीक है, कि वेस्ट कोस्ट के पोर्ट्स कौन कौन से थे, ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स कौन कौन से थे, ठीक है, देख लेते हैं। पश्चिमी साइड के बंदरगाह मुख्य रूप से थे ब्रोच और कल्याण, ठीक है। और पूर्वी साइड के जो मुख्य बंदरगाह थे वो थे मसूलीपट्टनम और ताम्रलिप्ति। इन बंदरगाहों से मेनली स्पाइसेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। रोमन्स मुख्य रूप से मसाले इंपोर्ट किया करते, वो भी ज्यादातर पेपर यानी काली मिर्च, ठीक है, जिसको वो लोग यवन प्रिय के नाम से पुकारते। ये पूछा वो क्वेश्चन है, क्लियर है। अगर आप लोग को याद हो तो बीपीएससी ने पूछा था यवन प्रिय के बारे में। पेपर को यवन प्रिय के नाम से पुकारते थे, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये रेड पेपर भी हो सकता है। रेड पेपर होता है लाल मिर्च, ब्लैक पेपर काली मिर्च, ठीक है। तो यहाँ पे केवल पेपर दिया हुआ है, इसका मतलब किसी तरह का वो मिर्च से रिलेटेड ही कोई मसाला होगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं स्कूल्स ऑफ आर्ट। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में मुख्य रूप से 3 आर्ट ऑफ स्कूल डेवलप हुए। पहला था गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, दूसरा था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और तीसरा था अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं क्योंकि बीपीएससी इसमें से बहुत सारी क्वेश्चंस पूछती है और भी वेरियस स्टेट पीसीएस में, इवन यूपीएससी में भी इन सभी सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। अब गंधार का जो कला था वो मुख्य रूप से गंधार के क्षेत्र में
फला फूला। फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेकर 5th सेंचुरी एडी तक यह कला पॉपुलर हुई। इसके जो मुख्य संरक्षक थे, मतलब इस कला को सपोर्ट करने वाले जो मुख्य राजा थे, वो कुषाण और शाका डायनेस्टी के रूलर्स थे। और इसका मुख्य सेंटर्स जो था, ठीक है, वो तक्षशिला से जुड़े हुए आसपास के क्षेत्र थे। गंधार कला जो था वो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से प्रेरित था और इसकी कलाकृतियों में मेनली बुद्धास और बोधिसत्वस, इनसे जुड़ी हुई मूर्तियां और आर्ट दिखाई पड़ते। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट भी कहते थे, ठीक है। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो था ये बेसिकली एक होमोजीनियस स्टाइल है, ठीक है, जो कि किस तरह के मटेरियल का यूज करता है, तो ब्लू ग्रे माइका शिस्ट, ठीक है। तो इस तरह की मटेरियल और पत्थर यूज किए जाते हैं गंधार आर्ट फॉर्म में। इसमें जो चित्रकारी होती है, आइकोनोग्राफिक मार्क्स एंड ट्रेट्स, वो मुख्य रूप से इंडियन ओरिजिन का ही होता है। और गंधार शैली में बने भगवान बुद्ध की मूर्तियां हमेशा क्रॉस लेग्ड रहती हैं। मतलब अगर आपको पहचानना हो कि सामने रखी हुई मूर्ति भगवान बुद्ध की वो गंधार शैली में बनी हुई है या नहीं, उसको पहचानने के लिए कुछ आइडेंटिफिकेशंस हैं, जैसे कि गंधार शैली की मूर्तियां भगवान बुद्ध की बैठे हुए अवस्था में होती है, यानी सीटेड बुद्धा, ठीक है, और वो हमेशा क्रॉस लेग्ड रहते हैं। आप समझ रहे हो ना, मतलब पालथी मारे हुए रहते हैं। और 2-3 फिजिकल मार्क्स रहते हैं, जैसे कि पहला है उसीन। उसीन का मतलब है कि इस तरह की मूर्तियां में उसीन या उष्णीश या बुद्ध के सिर पर एक कपालीय उभार है, जो उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि, ज्ञान और विस्तारित ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है। यह शाक्यमुनि की 32 विशेषताओं में से एक है, जो कि हमेशा बुद्ध के सिर पर एक अतिरिक्त कपालनुमा उभार के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया था उसे समाहित किया। दूसरा फिजिकल मार्क है उर्ण। उर्ण या उड़ना, यह बुद्ध की भौहों के बीच स्थित बालों का एक गुच्छा या हेरी मोल के रूप में दर्शाया जाता है। यह विशिष्ट चिन्ह बुद्ध की आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को दर्शाता है और तीसरी आंख का प्रतिनिधित्व करता है, जो सामान्य दृष्टि से परे ज्ञान और बोध प्रदान करता है। इसे बौद्ध शास्त्र में कलश कहा जाता है, जो कि चेतना की आंख है। गंधार शैली में भगवान बुद्ध के काफी लंबे लंबे बाल दर्शाए गए हैं और वो अपनी कानों में किसी भी तरह का गहना या इयररिंग्स नहीं पहने हुए हैं। गंधार शैली में भगवान बुद्ध के 4 मुद्रा दिखाए गए हैं। पहला है अभय। अभय मुद्रा मतलब जो डरता नहीं। दूसरा है ध्यान मुद्रा, जिसमें कि भगवान बुद्ध ध्यान मुद्रा में हाथों और उंगलियों
को गोद में रखा जाता है और दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखा जाता है। तीसरा है धर्म चक्र मुद्रा। यह मुद्रा भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश को दर्शाती है जो उन्होंने सारनाथ में दिया था। चौथा है भूमि स्पर्श। भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध धरती को स्पर्श करते हुए नजर आते हैं। यह मुद्रा बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है, जब उन्होंने अपने ज्ञान प्राप्ति की गवाही देने के लिए पृथ्वी देवी स्थावरा को बुलाया था। नेक्स्ट है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। चूंकि यह कला मथुरा यूपी में विकसित हुआ, इसीलिए इसका नाम मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट पड़ा। यह बेसिकली 1वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच अपने चरम पर थी। माफ कीजिए, इसका ओरिजिन बेसिकली 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 1st सेंचुरी एडी तक था और इस कला में मुख्य रूप से रेड सैंडस्टोन, दैट मीन्स लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और इस कला में बौद्ध धर्म के अलावा जैन और ब्रह्मानिकल यानी ब्रह्म धर्म के मूर्तियां भी बनाई जाती थीं। जैन धर्म की मूर्तियों में मुख्य रूप से अयागपात और सर्वतोभद्रिका प्रतिमा प्रमुख थी। क्या मतलब होता है इसका? तो सर्वतोभद्रिका प्रतिमा का अर्थ है कि अपने चारों पक्षों पर एक तीर्थंकर छवि को प्रत्येक अलग दिशा में देखते हुए दर्शाना। मतलब 4 अलग अलग दिशा में देखते हुए तीर्थंकर नजर आते हैं इस तरह के मूर्ति कला में, जो कि विशिष्ट रूप से मथुरा से प्राप्त हुई हैं। क्लियर है? आज के डेट में इसे चौमुखा प्रतिमा भी कहा जाता है। क्लियर है? और ये अयागपट क्या होता है? तो जैन धर्म में पूजा से जुड़ा हुआ एक प्रकार का मन्नत का पत्थर माना जाता है अयागपट को। क्लियर है? मथुरा कला में बनी मूर्तियों में बुद्ध के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और बाएं हाथ को बाई जांघ पर रखा जाता था। इस कला में मूर्तियों में बुद्ध के चेहरे गोल और मुस्कुराते हुए होते थे। खड़े मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है मथुरा के श्रावस्ती सारनाथ से। माफ कीजिए, मथुरा से खड़ी हुई बुद्ध की प्रतिमा को इंस्टॉल किया गया है, मतलब लगाया गया है श्रावस्ती सारनाथ में कनिष्क के शासनकाल के दौरान। सीटेड बुद्धा फ्रॉम मथुरा इज इन द योगिक पोजीशन कॉल्ड पद्मासन। मतलब मथुरा शैली में बनी हुई बुद्ध की मूर्तियां जो कि बैठे हुए पोजीशन में होती थी, वो अक्सर पद्मासन मुद्रा में पाई जाती थी। ठीक है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अलावा कुछ अन्य देवी देवताओं के मूर्तियां भी मथुरा शैली में बनाई जाती थी, जैसे कि भगवान शिव, विष्णु और माँ दुर्गा की मूर्तियां मथुरा शैली में ही बनाई गई हैं। जैसे कि माँ दुर्गा की महिषासुरमर्दिनी के रूप में जो प्रतिमा अक्सर हमें दुर्गा पूजा के दौरान दिख जाती हैं, ये सभी मथुरा कला का ही उदाहरण है। और तो और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप की मूर्ति जो हमें देखने को मिलती है, वो भी मथुरा शैली का ही कलाकृति है।
कुछ और फीमेल फिगर्स जैसे कि यक्षिनीज, कुछ नागिन्स, अप्सराज, इन सब की मूर्तियां भी मथुरा शैली में बनाई जा चुकी हैं। मथुरा कला में सिर रहित कनिष्क की मूर्ति भी प्राप्त हुई है मथुरा से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तीसरा स्कूल ऑफ आर्ट, दैट इज अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि करीब 6ठी शताब्दी में ईस्टर्न डेक्कन क्षेत्र में फला फूला। सबसे पहले तो इसे सतवाहनास के शासकों ने संरक्षण दिया, उसके बाद इक्ष्वाकुस के राजाओं ने भी अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को सपोर्ट करा। इसके मुख्य केंद्र थे अमरावती, नागार्जुना कोंडा, ठीक है, इत्यादि क्षेत्र। यह शैली मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। इसमें बुद्ध से जुड़ी कहानियों को कई रूप में चित्रित किया गया है, खासकर जातक स्टोरीज, जो कि बुद्ध भगवान के लाइफ से जुड़ा हुआ है। अमरावती कला शैली में पालनाड संगमरमर का इस्तेमाल किया जाता है। यह चूना पत्थर की एक खास किस्म है जिससे जटिल नक्काशी की जा सकती है। क्लियर है? सो द स्कल्पचर reliefs are in white marble like limestone of Palnad. Clear? और अमरावती कला शैली में स्तूप, जातक कथाएं, बुद्ध के जीवन से जुड़े चित्र और चक्र जैसे बौद्ध प्रतीक दिखाए जाते हैं। इस शैली में गतिशील आकृतियों पर काफी जोर दिया जाता है। साथ ही धर्मनिरपेक्ष चित्र भी इस शैली में देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो इतने सारी इंफॉर्मेशन काफी हैं। तो यहाँ पर हम लोग का खत्म होता है पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी। क्लियर है? अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से गुप्ता एम्पायर। क्लियर है? इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा साइंस का। बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए पीजीटी की क्लास शुरू हो रही है। ठीक है, सबसे पहला यूनिट रहेगा एनिमल किंगडम, जो कि क्लास 11 की एनसीईआरटी का चैप्टर है। क्लियर है? तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें और पिछला सारा वीडियोस भी रिवाइज करते रहें। ठीक है, ताकि माइंड में कॉन्सेप्ट्स हमेशा ताजा रहे। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।